Good morning, students. Um, Welcome, students, in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the color of skins. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, स्किन के स्ट्रक्चर को देखा था। स्किन स्ट्रक्चर में हमने एपिडर्मिस देखी थी, डर्मिस देखी थी। एपिडर्मिस का क्या स्ट्रक्चर होता है, जिससे थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँ तो हमने देखा था कि बेसिकली स्किन जो है वो आपकी 3 लेयर से बनकर बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और जो एपिडर्मिस है वो अपर लेयर है, मिडिल लेयर जो डर्मिस है, और जो सबसे नीचे लेयर है वो है आपकी हाइपोडर्मिस। तो 3 डर्मिस लेयर होती हैं। उसमें हमने एपिडर्मिस की बात की थी। एपिडर्मिस जो होती है वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है, जो बेसिकली आपकी स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड किटनाइज एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, जिसमें 5 लेयर होती हैं। जो सबसे ऊपर होती है जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, जो दूसरे नंबर पे होती है ऊपर से उसे स्ट्रेटम लूसिडम बोलते हैं। थर्ड नंबर इज द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम्स एंड फोर्थ नंबर इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड लास्ट वन इज द स्ट्रेटम जर्मिनेटम। और जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम वही लेयर है जिसमें कि डिवीजन कंटिन्यू होता है। बाकी सभी ऊपर वाली लेयरों में डिवीजन नहीं होके एक लेयर दूसरे ऊपर ऊपर बढ़ती है। जैसे 5वीं वाली लेयर होगी वो चौथी में पहुंच जाती है और फर्स्ट लेयर होगी डिग्रेड हो जाती है। इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ लेयर ट्रांसफ़र होती रहती है और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डिग्रेड होती चली जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि नेक्स्ट जो लेयर होती है वो डर्मिस है। डर्मिस इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द स्किन या विनिथ द एपिडर्मिस। एंड इसमें क्या, डर्मिस में आपका ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, स्मूथ मसल्स है, ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स सब प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये सभी आपके एपिडर्मिस में absent थे। और डर्मिस में हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। अब डर्मिस को हम 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला आपका पेपिलर रीजन है, दूसरा आपका रेटिकुलर रीजन है। पेपिलर रीजन में देखें तो पेपिलर रीजन जो होता है इसमें आपके टोटल डर्मिस का 1/5 पार्ट बनाता है और इसमें इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें डर्मल पेपिला होते हैं जो स्मॉल फिंगर जो हमारी की स्मॉल और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्किन के ऊपर बनाते हैं। और इन डर्मल पेपिला के बीच बीच में आपका टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, मेसेंजर कार्पुलस होते हैं, जिसकी वजह से हम टचिंग का सेंसेशन महसूस कर पाते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो नीचे वाला पार्ट है इस डर्मिस का, ऊपर वाला पार्ट था कौन सा, पेपिलर रीजन था, और जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं जैसे फिगर में, दैट इज़ द रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर रीजन या रेटिकुलर लेयर जो होती है उससे सबक्यूटनस लेयर से अटैच होती है। इसमें आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज बने हुए हैं। इसमें एडिपोज सेल्स है, हेयर फॉलिकल्स हैं, नर्व्स हैं, ऑयल है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये सभी इस लेयर में प्रेजेंट होती है, बिटवीन द फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसका जो पोर्शन में बताया था आपको कि हमारे जो एपिडर्मल होती हैं, एपिडर्मिस होती हैं, स्पेशली पाम एंड सोल पे कुछ एपिडर्मल रिजिट्स पाए जाते हैं। इन रिजिट्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो स्वेटिंग पोर्स होते हैं, और स्वेटिंग होने की वजह से हम किसी स्मूथ ऑब्जेक्ट को जब छूते हैं तो रिजिट्स के और रिजिट पर एपिडर्मल रिजिट की वजह से और जो स्वेटिंग हो रही है उसकी वजह से कोई स्पॉट बन जाता है उस स्मूथ सरफेस पे, और उस स्मूथ सरफेस जब स्पॉट बन जाता है तो उसे हम फिंगरप्रिंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने कल बात की थी और आज हम बात करेंगे बेसिकली स्ट्रक्चर्स बेसिस ऑफ स्किन कलर। स्किन को किस किस वजह से कलर मिलता है। तो बेसिकली बात करें तो स्किन को जो कलर मिलता है वो आपके 3 पिगमेंट होते हैं जो स्किन के कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है आपका मेलानिन पिगमेंट, दूसरा है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, तीसरा है कैरोटीनिन पिगमेंट्स। मेलानिन पिगमेंट यानी कि द अमाउंट ऑफ मेलानिन कॉज द स्किन कलर टू वेरी फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश ब्राउन टू ब्लैक। मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से जो स्किन कलर होता है वो आपका पेल येलो से रेडिश ब्राउन से ब्लैकिश हो जाता है। अगर बहुत कम हो तो पेल येलो स्किन का कलर है, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया तो रेडिश ब्राउन हो गया, और ज़्यादा हो गया तो ब्लैकिश टाइप का स्किन का कलर हो जाता है। मेलानिन प्रोड्यूस बाय द मेलानोसाइट सेल दैट प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। मेलानिन जितनी भी होती हैं वो आपके मेलानोसाइट सेल से रिलीज होती हैं। The number of melanocyte cells is about the same in the all people, but difference in the color of skin due to the amount of melanin pigments produced and transferred to the keratinocytes. बेसिकली हम बात करें तो सभी मनुष्यों में, सभी आदमियों में, सभी में देखें तो जो आपकी मेलानोसाइट सेल्स होती हैं उनका नंबर सेम होता है, बट मेलानोसाइट्स स्किन में कितना अमाउंट में मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही है और कितना अमाउंट में मेलानिन पिगमेंट ट्रांसफ़र होकर आपकी अपर या एपिडर्मिस लेयर में पहुंच रहा है वो डिपेंड करता है जितना पहुंचे और कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हर आदमी का, हर मनुष्य का जो स्किन कलर होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट टाइप का होता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो मेलानोसाइट सिंथेसाइज मेलानिन फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रायोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड ट्रायोसिन इन द मेलानोसोम्स।
बेसिकली जो आपका मेलानिन पिगमेंट है वो आपका मेलानोसाइट सेल्स में बनता है, जो एक अमीनो एसिड ट्रायोसिन होती है उसकी प्रेजेंस से बनेगा, और इस एंजाइम को जो अमीनो एसिड से मेलानिन फॉर्म ट्रायोसिन से बनेगा, और जो एंजाइम होता है जो ट्रायोसिन से मेलानिन को फॉर्म करता है उसे ट्रायोसिनेज कहते हैं इन्हें मेलानोसाइट सेल्स में, ठीक है। और ये जब स्किन एक्सपोज होती है, व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट लाइट इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रायोसिनेज इन ए मेलानोसोम्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। बेसिकली क्या है, मेलानोसाइट जो सिंथेसाइज करते हैं मेलानिन प्रोड्यूस होता है अमीनो एसिड से, ट्रायोसिन से, वो आपका एंजाइम जो है वो आपका ट्रायोसिनेज जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। और जब हमारी स्किन जब अल्ट्रावायलेट रेड, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसके कांटेक्ट में आता है, तो इस ट्रायोसिनेज जो एंजाइम मेलानिन के प्रोड्यूस करता है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब ट्रायोसिनेज की एक्टिविटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, किसमें, मेलानोसोम्स की वजह से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग धूप में ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी स्किन कलर क्या होता है, डार्क हो जाता है ड्यू टू द हाई प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स। मेलानिन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ डीएनए इन एपिडर्मल सेल्स। और ये अच्छा भी है, मेलानिन का रिलीज हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। अगर मेलानिन का रिलीज हमारी बॉडी में कंटिन्यू होगा, वो जब होता है, जब यूवी रेड्स के रेडिएशन में आते हैं, तो यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होती हैं कि जो मेलानिन पिगमेंट है वो हमारी यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स हैं, डीएनए के अंदर डीएनए मटेरियल है वो आपका डैमेज नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होता है, और सेल की डिफरेंट टाइप की जो अल्ट्रावायलेट रिएक्शंस होती हैं वो भी आपकी सप्रेस हो जाती हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज बाय द मेलानिन पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई मेलानिन की। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन भी कुछ रोल प्ले करते हैं, बस मेलानिन पिगमेंट होता है वो हाईएस्ट रोल प्ले करता है स्किन कलर के लिए, बट अगर हम हीमोग्लोबिन और केराटिनिन की बात करें, ये माइनर रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन की कलर को प्रोवाइड करने की। जैसे हीमोग्लोबिन है, द स्किन ऑफ द कलर रेंज फ्रॉम पिंक टू रेड डिपेंड अपॉन द हीमोग्लोबिन। हमारी स्किन का जो पिंक से रेड के कलर का डिपेंड, पिंक से जो रेड कलर का कलरेशन जो होता है स्किन का, वो डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन पे। मोर हीमोग्लोबिन कंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर एंड लो हीमोग्लोबिन कंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक टू येलो कलर। अगर हमारी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो हमारी स्किन का कलर रेडिश टाइप का ज़्यादा होगा, अगर कम है तो उस कंडीशन में पिंक टू येलो स्किन ज़्यादा होती है। नंबर थर्ड, कैरोटीन का भी एक स्मॉल रोल होता है स्किन के कलर प्रोवाइड करने में। इट इज़ ए येलो ऑरेंज पिगमेंट डेट्स गिव ए यॉल्क एंड कैरेट इन दियर कलर्स। बेसिकली आपके एग यॉल्क में और कैरेट में इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दिस इज द प्रीसकर ऑफ विटामिन ए विच इज स्टोर इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड फैटी एरिया ऑफ डर्मिस। बेसिकली अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम विटामिन ए या कैरोटीन लेते हैं तो हमारी जो स्किन की लेयर एपिडर्मिस की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है उसमें ये स्टोर हो जाता है, साथ में जो हमारी डर्मिस में फैटी टिश्यू है उसमें स्टोर हो जाता है, और वहाँ स्टोर होने की वजह से स्किन के कलर में ये कुछ वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा। कैसे करता है, व्हेन द ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैरोटीन रिच फूड दैट द स्किन टर्न टू द ऑरेंज कलर। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कैरोटीन रिच फूड खाते हैं तो वो हमारी स्किन के डर्मिस में अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज टाइप का प्रोड्यूस होता है, स्पेशली उन लोगों में जिनका स्किन कलर क्या होता है, लाइट होता है। व्हेन इज स्पेशली अपीरियड इन लाइट स्किन इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे कलर ऑफ स्किन की। नेक्स्ट जो हमने बात की थी आपके साथ में कि एसेसरीज स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की हम बात करते हैं। एसेसरीज स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का मतलब है कि जो स्किन में अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे हेयर है, नेल्स है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन है, ये भी एक स्किन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्किन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी भी पार्ट किसकी हमारी स्किन के होते हैं। तो हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड ऑफ स्किन। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं इन चीज़ों के लिए। पहले बात करते हैं हेयर की। तो हेयर कवर द मोस्ट ऑफ द बॉडी सरफेस एक्सपेक्ट द पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के सभी सरफेस में, बॉडी की जितनी भी एपिडर्मिस एरिया सभी जगह हेयर प्रेजेंट होते हैं। केवल कहाँ छोड़ते हैं हम, पाम ऑफ द हैंड्स पे नहीं होते हैं, सोल ऑफ द फीट हमारे पैरों के तलवों पे नहीं होते हैं, और साथ में कुछ पोर्शन ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स में नहीं होंगे, ठीक है। द थिकनेस एंड पैटर्न ऑफ द हेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर्स। द हेयर ऑन द हेड प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजरी एंड सन रे। बेसिकली हम बात करें तो थिकनेस है और हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिपेंड करता है जेनेटिक कंडीशंस पे और हार्मोनल फैक्टर पे। जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर। द हेयर ऑन द हेड और प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड रन रे। जो कुछ हेयर हमारी बॉडी पे जो सिर पे होते हैं उसकी वजह से हमारी
सन से रेस के इंजरी, सन के रेस से प्रोटेक्शन मिलता है और सेल से इंजरी से प्रोवाइड प्रोटेक्शन करते हैं। एनाटॉमी ऑफ हेयर की बात करें तो हेयर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जो हमें बाहर दिख रहा होता है उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं, और जो हमारा इस डर्मिस के अंदर धसा हुआ पार्ट होता है वो हेयर रूट होता है। हेयर शाफ्ट यानी हेयर शाफ्ट इज विजुअल पोर्शन ऑफ द हेयर प्रेजेंट ऑफ द स्किन सरफेस, and hair root is the portion the portion of the hair deep in the shaft that penetrate into the dermis, and the root of the hair surrounded by the hair follicles। यानी कि जो अंदर धसा हुआ पार्ट है वो क्या हेयर रूट है, और हेयर रूट के चारों तरफ एक कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है। हेयर फॉलिकल कंटेन ए क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए बल्ब at the base of the hair follicles, and the bulb is the site of mitotic cell divisions and is responsible for the growth of existing hair and production of new hair। यानी हेयर फॉलिकल्स है जो हमारा हेयर फॉलिकल जो हमारी स्किन की जस्ट अंदर डर्मिस में धसा हुआ है, और ये हेयर रूट के चारों तरफ जो प्रेजेंट होता है हेयर फॉलिकल्स, उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेलों का गुच्छा पाया जाता है जिसे बल्ब एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल कहते हैं। इस बल्ब में क्या है, इस बल्ब में बहुत सारी सेल होती है जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता रहेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्जिस्टिंग हेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू हेयर, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हेयर में कंटिन्यू ग्रोथिंग हो रही होती है और नए टाइप के हेयर की ग्रोइंग होने लगती है। हेयर इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रेटिक लेयर ऑफ लेयर। वैसे हेयर को अगर एनाटॉमी देखें तो हेयर में बेसिकली 3 लेयर होती हैं। पहला होता है क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो सबसे जो अंदर है, सबसे जो बाहर है वो कौन सी, क्यूटिकल होती है। जो मिड में है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, और सबसे अंदर क्या है, मेडुला है। ऑल लेयर ऑफ द हेयर इज हाईली किटनाइज लेयर ऑफ द सेल्स। जो जितनी भी हमारी हेयर की जो सेल्स होती हैं वो हाईली किटनाइज सेल्स से मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ बंडल्स, जो मसल्स भी कुछ लगी होती है, बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर कॉल्ड इरेक्टर प्लाई। कुछ मसल्स होती हैं जो हमारे हेयर से अटैच होती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, दैट इज़ द मसल इज द इलेक्टर प्लाई। और इसमें भी अगर देखेंगे तो ये जो आपकी दिख रही है मसल्स, दैट इज़ द इलेक्टर प्लाई। ये जो मसल्स है दैट इज़ द इलेक्टर प्लाई। तो ये मसल जो होती है इलेक्टर प्लाई जिसे बोलते हैं, इट इज अटैच टू द हेयर फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल अटैच होती है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ फियर एंड कोल्ड एंड पुल्स ऑन द हेयर फॉलिकल एंड मेक अप द हेयर एंड डिस्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि जब इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगे या बहुत ज़्यादा ठंड लगे। ठंड लगने की कंडीशन की वजह से या फिर की कंडीशन की वजह से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे हेयर के बाल हैं वो आपके इरेक्ट हो गए, खड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा बाल खड़े हो जाना, बाल इरेक्ट हो जाना, ये तब कंडीशन होती है जब हमारी फियर या तो कोल्ड लग रही होती है। फियर कोल्ड दोनों कंडीशन में क्या होता है, इरेक्टल प्लाई जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हेयर शाफ्ट जो होता है वो आपका सीधा खड़ा हो जाता है। हेयर कलर इज रेगुलेटेड बाय जेनेटिक फैक्टर्स दैट कंट्रोल अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट इन द किटनाइज सेल्स। ठीक है, ये जेनेटिक फैक्टर्स होता है, इसके और जेनेटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जितना मेलानिन प्रोड्यूस होगा उस अकॉर्डिंग हेयर का कलर प्रोड्यूस हो जाता है। हेयर विकिंग में ग्रे ड्यू टू द डिक्रीज इन मेलानिन प्रोडक्शन, वेयर हैज ए वाइट हेयर ड्यू टू द लैक ऑफ मेलानिन एक्यूमुलेशन ऑफ हेयर बल्ब इन द हाफ शाफ्ट। ठीक है। हाँ, जो बालों का ग्रे कलर है या वाइट कलर है ये डिपेंड करता है मेलानिन के प्रोडक्शन पे, कितना मेलानिन आपकी हेयर में पहुंच रहा है। कभी कभी ये होता है कि नीचे आपका जो हेयर बल्ब होता है वहाँ मेलानिन जिसके थ्रू ऊपर चढ़ रहा होता है वो आपका चोक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिससे मेलानिन ऊपर आ नहीं पाता है और जिसकी वजह से वाइट कलर ऑफ हेयर प्रोड्यूस होने लगते हैं। नेक्स्ट आपका नेल्स है। नेल्स आर द प्लेट ऑफ टाइटली पैक्ड हार्ड डेड किटनाइज एपिथेलियम सेल्स होती हैं। प्लेट्स हैं, किसकी बनी हुई हैं, हाईली डेड किटनाइज एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। दे प्रोटेक्ट टिप ऑफ द फिंगर एंड टॉयज। ठीक है, जो हमारे प्रोटेक्शन, हमारी जो टिप ऑफ फिंगर है, टॉय और फिर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ईच नेल कंसिस्ट ऑफ नेल बॉडी, फ्री एज एंड नेल रूट। 3 पार्ट होते हैं अगर नेल के देखें तो। जो हमें बाहर दिख रहा होता है दैट इज़ द फ्री नेल्स होता है, नेल बॉडी होती है, फ्री एज होते हैं थोड़ा सा जैसे देखो मैं बात करूं, जैसे सबसे आप देख रहे हैं बाहर जो पोर्शन है, जो हमारी सबसे बाहर कौन सा है, फ्री एज है। जो बीच वाला पार्ट है वो कौन सा होता है, बॉडी है। और जो स्किन धसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली रूट ऑफ नेल कहते हैं। ठीक है। द स्किन बॉडी इज विजुअल पार्ट ऑफ द नेल्स एंड अपीयर्स ए पिंकिश बिकॉज ब्लड फ्लोइंग अंडर द डर्मिस। ठीक है, ब्लड फ्लो की वजह से वो हमारा बॉडी पार्ट है वो कैसे दिखता है, पिंकिश दिखता है। ठीक, इसके अलावा द नेल रूट इज ए पार्ट ऑफ द नेल बॉडी एंड दे प्रेजेंट अंडर द डर्मिस। नेल रूट जो है वो आपका नेल बॉडी का नीचे वाला पार्ट होता है जो डर्मिस में प्रेजेंट होता है।
और इन द नेल रूट द सेल डिवीजन बाई माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए ग्रोथ ऑफ नेल्स एंड माइटोसिस डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है कि यहाँ पर जो नेल ऑफ रूट की वजह में, जिसकी वजह से हमारे नेल्स होते हैं वो कंटिन्यू हमारे बढ़ते रहते हैं। द नेल बॉडी इज कवर बाई द क्यूटिकल स्ट्रैटम कॉर्नियम, इसलिए यहाँ कंटिन्यू हमारे नेल होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, कभी ये है कंटिन्यू उनका डिवीजन चलने की वजह से उनकी ग्रोथिंग होती रहती है नेल्स की। द फिंगर नेल्स ग्रो एट एवरेज रेट ऑफ 1 mm पर वीक की गति से बढ़ते हैं हमारे फिंगर के नेल्स, जबकि हमारे जो पैर के नेल्स होते हैं उनकी थोड़ी सी जो बढ़ने की ग्रोइंग की एज है, वो ग्रोइंग की स्पीड है वो थोड़ी सी कम रहती है। नेक्स्ट है आपका जो पोस्ट बचा है वो आपका स्किन की ग्लैंड्स हैं। तो स्किन में बेसिकली ग्लैंड जो होंगी वो आपके दो टाइप की होती हैं, एक होता है सेबेसियस ग्लैंड, दूसरी होती है स्वेट ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड होती है जिसे हम ऑयल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिससे ऑयल का सिक्रेशन होता है हमारी स्किन में। तो सेबेसियस ग्लैंड्स डेवलप अलोंग द बॉल ऑफ हेयर फॉलिकल्स एंड प्रोड्यूस ए ऑयली सबस्टेंस कॉल्ड सीबम। बेसिकली जो आपकी सेबेसियस ग्लैंड है वो आपकी वॉल ऑफ हेयर फॉलिकल के साथ में होती हैं। जो हेयर फॉलिकल के अंदर वाली वॉल है, हेयर फॉलिकल मतलब मैंने बताया था हेयर रूट की चारों तरफ जो लेयर है उसे हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर फॉलिकल की वॉल से अटैच क्या होती हैं आपकी सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, जो ऑयली सबस्टेंस को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम सीबम बोलते हैं। दिस ग्लैंड आर नॉट फाउंड ऑन द पाल्म्स ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट। बेसिकली ये जो ग्लैंड होती हैं सेबेसियस ग्लैंड, ये सेबेसियस ग्लैंड हमारी पाम ऑफ द हैंड, ना ही हमारे हाथ के पंजों में, ना ही हमारे पैरों के पंजों में, दोनों ही जगह प्रेजेंट नहीं होती है, absent होती है, वहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। एंड सीबम से लुब्रिकेशन द सरफेस ऑफ द स्किन एंड हेयर। जो सीबम जो रिलीज होता है, ऑयल जो रिलीज होता है, वो बेसिकली क्या करता है हमारी स्किन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, हेयर को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। डेट आल्सो ए एंटी मैकुलर एजेंट एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जो हमारे एक एंटी मैकुलर एजेंट का काम भी करता है, जिससे कि इन्फेक्शन कहीं स्किन में ना हो पाए। अगर ये सीबम कम हो जाए तो उस क्वान्टिटी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन हो जाती है, जिससे स्किन की डैमेजिंग होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए सीबम का होना भी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पता है स्वेटिंग ग्लैंड होती हैं, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम आती हैं। तो स्वेटिंग ग्लैंड्स आर द सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन पाई जाती हैं। मोस्ट नंबर ऑफ स्वेटिंग ग्लैंड आर फाउंड इन द पाम ऑफ द हैंड, मोस्टली ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पाम ऑफ द हैंड में, सोल ऑफ द फिट में, आर्म पिट में और एंड द जेनिटल ऑर्गन्स में, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेटिंग ग्लैंड इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बेसिकली बॉडी टेम्परेचर का काम करने के कई काम आती हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ एसेसरीज ऑर्गन्स ऑफ द एसेसरीज ऑर्गन ऑफ स्किन, जिसमें नेल्स भी कवर हुआ, हेयर का भी कवर हुआ और ग्लैंड्स कवर हो गई। अब लास्ट टॉपिक बचता है इसका फंक्शन ऑफ इंटेग्रिटी सिस्टम, क्या फंक्शन होते हैं। तो मेजर फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है रजिस्टेंट द माइक्रोवेव इन्वेजन ऑफ स्किन। जो स्किन की वजह से क्या होता है, कोई बाहर का माइक्रोब्स होता है हमारी बॉडी के अंदर इन्वेजन नहीं कर सकता, अंदर नहीं पहुंच सकता। दूसरा रजिस्टेंट अगेंस्ट टॉक्सिक केमिकल, जो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो हमारी स्किन टच में आते हैं, और लेकिन वो टॉक्सिक केमिकल हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द वीक एसिड्स लाइक एल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि यूवी लाइट का साइड इफेक्ट हमारी स्किन में नहीं पड़ेगा। नंबर 4 रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस डिहाइड्रेशंस, जैसे आपको बताया था कि ये आपके कुछ सीबम होता है, सीबम जो है वो आपको ऑयली सबस्टेंस है, ऑयली सबस्टेंस में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, साथ में हमारी लिपिड भी होता है कहाँ पर, स्किन के अंदर, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन को थोड़ा सा बॉडी का कम हो जाता है, रिड्यूस करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। और ऑयल सीबम होता है जो हमारे सीबेसियस ग्लैंड रिलीज होता है, इसमें कुछ केमिकल एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से स्किन में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया को ये किल ही कर देता है। और नंबर नेक्स्ट इज़ द सेंसेशन भी हम स्किन से रिसीव करते हैं। स्किन में कुछ मशीनल रिसेप्टर्स होते हैं और टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, थर्मल सेंसेशन हम उसे महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा स्किन में एक स्मॉल होता है एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस, कुछ सबस्टेंस होते हैं वो आपके स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे ऑयल है, ऑयल को कंटिन्यू रब करे तो वो क्या होगा, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कुछ एक्सक्रीशंस होता है स्वेट के साथ में, कुछ जो है हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी कुछ बाहर आ जाते हैं, जैसे आपका सोडियम है, नमक कुछ बाहर आता है। एंड लास्ट इज़ द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारा बॉडी में जो होता है प्रीशक्कर एक होता है, जैसे हम बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कंपाउंड एक प्रीशक्कर होता है जैसे बोलते हैं हम विटामिन डी का फॉर्मेशन के लिए कैल्सीफ्रॉल। तो कैल्सीफ्रॉल से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ये विटामिन डी जब कैल्सीफ्रॉल विटामिन डी तभी चेंज होगा जब वो सनलाइट की कांटेक्ट में आता है। तो विटामिन सिंथेसिस विटामिन डी
रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर ऑफ मॉलिन इन द स्किन एंड अल्ट्रावायलेट रेड्स के थ्रू वो विटामिन डी का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये सब इसके फंक्शन हो गए। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम पूरा। इसमें 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। पहला पार्ट था स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का, और दूसरा पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के नाम से। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा। आपको लगता है किसी को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर सेंड कीजिएगा और आप शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।